सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की बुक का, उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने इसके पहले जो वीडियो उसमें सेक्शन 4.1 को डिस्कस किया था, जिसमें कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड का जैसे फॉर्मेशन वगैरह होता है वो सब चीज़ें हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से मतलब बनता है। फिर हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स वगैरह भी लास्ट वीडियो में देखा था। अभी कार्बन क्या है, कार्बन का जो नेचर होता है वो बहुत ही वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल इन द सेंस कि ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, राइट। तीनों टाइप के बॉन्ड भी बनाते हैं और बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, और बहुत सारे मतलब एलोट्रॉप्स भी वो कार्बन के होते हैं। तो कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स में पाया जाता है, मतलब बहुत ही एबेंडेंट मात्रा में हमारे मतलब नेचर में पाया जाता है। तो वही मतलब कार्बन का जो नेचर है वही वर्सटाइल हुआ कि चूँकि ये हर जगह मतलब मिलता है। ओके, हमने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट। तो बहुत सारे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, और कंपाउंड में जो हमने CH4 वगैरह ये सब पढ़ा था। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सब चीज़ें हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा था कि जो सबसे सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन होता है, जो कि जिसका कि केमिकल फार्मूला CH4 होता है, उसका भी हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को पढ़ा था, और उसमें भी कैसे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सब भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। हमने ये भी देखा था कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें कि कार्बन कंटेन होता है, मतलब कार्बन जिसमें रहता है। और फिर हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स दैट बी यूज इन आवर डेली लाइफ, दे आर मेड ऑफ द कार्बन ओनली। ओके, मतलब ओनली इन द सेंस कि कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट। हम जो हैं खुद जो बने हुए हैं वो भी, हम में भी कार्बन के कंपाउंड्स से ही मिलकर हम लोग भी बने हुए हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज फार्मूला आर नोन टू द केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी मिलियन। तो मिलियंस ऑफ द कंपाउंड कार्बन क्या कहते हैं बनाता है, राइट। तो इसी से इसका वर्सटाइल नेचर का पता चलता है, राइट, कि बहुत जगह पे हर एक चीज़ में मतलब हम खुद बने हुए हैं और हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो भी कार्बन से ही मिलकर बनी हुई हैं। दिस outnumber by a large margin of the compound formed by all other element put together। तो अभी आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कि अगर कार्बन का अकेला मिलियंस ऑफ द कंपाउंड का बनता है, बट और सारे एलिमेंट को एक साथ मिलाओ तब भी कार्बन के जो अकेले से जो कंपाउंड बनता है वो इन कंपाउंड से ज़्यादा होगा, जो कि सारे एलिमेंट्स अगर एक साथ मिल करके बनाते हैं, राइट। तो इससे इसके वर्सटाइल नेचर का पता चलता है। वाई इज दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन द कार्बन नो अदर एलिमेंट। तो कार्बन में ही ये प्रॉपर्टी क्यों दिखती है, को मिलियंस ऑफ द कंपाउंड बनाता है जो जितना कि बाकी और सारे एलिमेंट मिलकर भी नहीं बना पाते। तो ऐसा कार्बन में क्या चीज़ है कि जिससे वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है, ऐसा कोई अदर एलिमेंट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू मेक ए लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड। तो जो इसका कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है उसकी वजह से ही कार्बन जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो दो फैक्टर कार्बन के केस में जो दो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो पहला फैक्टर है उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो कैटेनेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं, राइट। तो इसमें है कि कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। तो जैसे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब उसके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है, ऐसा किसी और एलिमेंट के अंदर नहीं है कि बहुत लार्ज चेन बहुत सारे कार्बन से मिल करके वो बॉन्ड को बनाए, राइट। तो इस तरीके से जब कार्बन के साथ मिल करके बहुत लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, राइट। मतलब बहुत सारे ऐसे कार्बन ऐड हो जाएंगे, इधर भी कार्बन ऐसे ऐसे, बट ऐसा किसी और एलिमेंट में नहीं देखा जाता है। तो ये एक कार्बन की यूनिक एबिलिटी होती है कि यूनिक एबिलिटी ऑफ मेकिंग द बॉन्ड्स विद द अदर कार्बन एटम एंड गिव्स राइज टू द लार्ज मालिक्यूल। तो इससे बहुत सारे कार्बन एटम जब मिल के बॉन्ड बनाते हैं तो एक लार्ज मालिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन
प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, so these compound may have long chain of the carbon, branch chain of the carbon, even carbon atom arranged in a ring। तो कार्बन ऐसे मतलब रिंग में भी मतलब कार्बन के जो ये कार्बन के एटम्स होते हैं ये रिंग में भी बन सकते हैं, या लॉन्ग मतलब एक लॉन्ग चैन मतलब ऐसे पूरी एक लॉन्ग चैन है, तो यहाँ कार्बन 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 ऐसे ऐसे सब अटैच होते हैं। ब्रांच का मतलब हुआ कि ऐसे हुआ, इधर एक निकल गया, इधर से निकल गया, ऐसे निकल गया, फिर इधर निकला, फिर इधर निकला, तो ऐसे ब्रांच। तो ये जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि ब्रांच चैन ऑफ द कार्बन एंड लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बन, तो एक लॉन्ग चैन ऑफ द कार्बन हो गया और एक ब्रांच चैन ऑफ द कार्बन, मतलब लॉन्ग चैन के अलावा एक बहुत सारी अदर चैन्स होंगी जिससे कार्बन एटम कनेक्टेड होंगे। और फिर तीसरा जो इसमें कह दिया है, कार्बन एटम अरेंज द रिंग, और रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो एक लीनियर चेन हो गया, मतलब एक क्या बोलेंगे लाइन चेन हो गया, एक ब्रांच चेन हो गया और एक रिंग। तो इस तरीके से कार्बन इस प्रॉपर्टी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही ये सब फॉर्मेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल होता ही नहीं। ओके, एंड कार्बन एटम्स में लिंक्ड बाय ए सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने ऊपर भी देखा था कि कार्बन के जो एटम्स कार्बन का जो एटम होता है उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों टाइप के बॉन्ड वो बना सकता है। तो तीनों टाइप के बॉन्ड बना सकता है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कार्बन के साथ मिलकर के ही लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। कार्बन की इस यूनिकेबिलिटी को हम कैटेनेशन बोलते हैं, और बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के बहुत सारे लॉन्ग चैन, ब्रांच चैन एंड रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कंपाउंड ऑफ द कार्बन व्हिच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जो जिसमें अगर कार्बन के ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो उस कार्बन के उस कंपाउंड को हम सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा कार्बन का ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे, राइट। तो एक सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। तो सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि केवल ओनली सिंगल बॉन्ड, राइट, ओनली सिंगल बॉन्ड। जबकि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के किसी कंपाउंड में तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। तो हमने ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड में जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है वो और किसी एलिमेंट में उतना देखा ही नहीं जाता है ना। बहुत अगर और कोई एलिमेंट लोगे तो हो सकता है कि वो 10 मॉलिक्यूल या 10 एटम्स या 15 एटम्स या 100 एटम ऐसे ही अटैच हो सकते, बट इन द केस ऑफ द कार्बन दिस कार्बन एलिमेंट इज एबल टू मेक मिलियंस ऑफ द कार्बन एटम्स मिलकर के एक बहुत ही लॉन्ग चैन या ब्रांच चैन या रिंग के फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया। सिलिकॉन एक दूसरा कंपाउंड मतलब एलिमेंट होता है। फॉर्म द कंपाउंड विद द हाइड्रोजन व्हिच हैव चैन ऑफ अप टू 7 to 8 एटम्स। तो हमने जैसे बताया ना कि 7-8 एटम्स का ही, कार्बन तो क्या होता है मिलियंस ऑफ द कार्बन एटम मिल करके वो चैन बना देंगे, बट सिलिकॉन के केस में ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 एटम्स ही मिल करके वो चैन बनाएंगे, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। और सिलिकॉन के केस में जो ये 7-8 एटम से मिलकर जो चैन बनेगी वो चैन बहुत रिएक्टिव होगी या वो कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होगा। कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैंस स्टेबल। तो बट कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग की वजह से वो बहुत स्टेबल होता है। बाकी में अगर सिलिकॉन बॉन्ड अगर देखें तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो अनस्टेबल होता है। बिकॉज ऑफ द अनस्टेबिलिटी दे आर वेरी रिएक्टिव। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर, राइट। तो बहुत सारे कार्बन एटम एक दूसरे से मिल करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में नहीं पाई जाती है, राइट। तो ये कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया। अब कार्बन क्या है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, राइट। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम्स ऑफ द सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो ये 4 है, तो इसमें हमने देखा था कि ये केवल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये अदर 4 कार्बन एटम से मतलब अदर 4 कार्बन एटम के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या कोई अदर 4 मोनोवैलेंट
एलिमेंट मोनोवैलेंट एलिमेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक रहेगी। मोनो का मतलब मैंने बताया था, मोनो अगर कहीं पे आता है तो उसका मतलब एक होता है, और वैलेंट है तो मतलब वैलेंसी, तो जिसके लास्ट सेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन रहे तो वो क्या कहते हैं, या जिसके बैलेंस सेल में ऐसा एलिमेंट जिसके बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो एलिमेंट जो होगा वो मोनोवैलेंट होगा, क्योंकि उसके बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे CH4 था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एलिमेंट है, तो उस तरीके से कार्बन का मतलब जो टेट्रावैलेंट था, तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन मिल करके सबका ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता था। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। सो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, राइट। तो या तो 4 कोई मतलब मोनोवैलेंट वाला एलिमेंट, कोई 4 मतलब किसी ऐसा एलिमेंट जो मोनोवैलेंट है उसके 4 एटम, या कार्बन के ही 4 एटम्स के साथ कार्बन एटम्स जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो कंपाउंड होता है, मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फ़र के साथ, क्लोरीन के साथ और बहुत मतलब मेनी अदर एलिमेंट के साथ मिल करके बहुत सारे कंपाउंड्स का मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करता है, और हर एक कंपाउंड की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है व्हिच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो जो कार्बन का मॉलिक्यूल है तो इसमें बहुत सारे कार्बन के एटम्स रहेंगे, बट उसमें कुछ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन ये सब भी एटम्स के साथ मतलब इस मतलब इन सारे एलिमेंट्स के साथ वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसी मतलब मान लो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है किसी कार्बन के कंपाउंड में तो उसकी प्रॉपर्टी जो है अलग होगी, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अलग होगी, सल्फर प्रेजेंट है तो अलग होगी। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द व्हिच अदर एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन व्हिच अदर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड्स, दिस विल गिव राइज टू द मतलब स्पेसिफिक डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, सो ये हो गया। सो वही यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन के अलावा जो कंपाउंड जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वहाँ पे मिलेंगी। अगेन द बॉन्ड दैट द कार्बन फॉर्म्स विद द मोस्ट अदर एलिमेंट आर द वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो जो बॉन्ड कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो तो बहुत स्ट्रांग होता है, मैंने पहले भी पढ़ा, बट ये जो अदर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड का कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रांग बॉन्डनेस मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के वो एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, राइट। अगर बॉन्डिंग मतलब दो एटम्स के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा, अगर ये जितना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल कंपाउंड होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है, मतलब खुद के एटम्स के साथ, मतलब कार्बन के साथ और कार्बन का अदर एलिमेंट के साथ, राइट। अदर एलिमेंट के साथ जो ये बॉन्ड बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है, क्यों, क्योंकि उसका रीजन दिया है कि कार्बन का जो साइज होता है स्मॉल साइज होता है। तो वो क्या होता है कि ये स्मॉल साइज होने की वजह से जो कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है वो This enables the nucleus to hold on to the shared pair of the electrons strongly। तो जो shared electrons होते हैं, राइट, जो कि ये कार्बन का जो एक एटम्स होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, राइट। चार इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब शेयरिंग हो रहा है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है स्मॉल साइज में होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में सक्षम होता है, इनेबल होता है, राइट। तो स्ट्रांगली उसको वो करता है। तो दिस बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम्स आर मच बिगर। तो अगर कोई एटम्स बिगर साइज का है तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो मतलब वो बीकर होगा। तो कार्बन का जो साइज होता है स्मॉल होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जितना ज़्यादा बड़ा एटम्स होगा उतना बीकर जो होता है बॉन्डिंग होगी। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, राइट। क्योंकि वो अगर बड़ा एटम्स है तो बड़ा एटम्स का न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको होल्ड करने में उतना इनेबल नहीं होगा। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो द टू कैरेक्टर फीचर्स सीन इन द कार्बन दैट इज द टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। तो हमने दो प्रॉपर्टी देखा, एक टेट्रावैलेंसी की कार्बन की जो कोवैलेंसी है वो 4 है, राइट। तो उसकी टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन मतलब कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग होती है, लार्ज चेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसी को कैटेनेशन बोलते हैं, राइट। कार्बन खुद के एटम्स के साथ बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्डिंग करके एक लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, तो उसको कैटेनेशन बोलते हैं, यही पढ़ा था, राइट। तो टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन दो प्रॉपर्टीज, हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, पुट टुगेदर गिव राइज टू द लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड। तो इसी की वजह से लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, राइट। So many have the same non-carbon atom or group of atom attached to the different carbon chain. These compounds were initially extracted from the natural substances, and it was thought that these carbon compounds are organic compound could only be found within the living system. तो यहाँ पे वो सब बता रहा है कि ये many have the same नॉन कार्बन एटम्स। तो जो नॉन कार्बन एटम रहते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब जो नॉन कार्बन एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं डिफरेंट कार्बन चेन के साथ वो अटैच होते हैं। तो ये कंपाउंड जो होते हैं इनिशियली क्या होता है, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्टेड हुए थे, और ये सोचा गया था उस समय कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे तो मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ये आपको समझ लेना है। और अगर कार्बन के कंपाउंड बोलते हैं तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट। तो ये दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे के। कुड ओनली बी फाउंड विद इन द लिविंग सिस्टम। तो केवल ये मतलब पहले सोचा गया था कि ये केवल लिविंग सिस्टम्स के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, बट it was postulated that a vital force was necessary for the synthesis। तो कार्बन के कंपाउंड को फॉर्मेशन के लिए एक वाइटल फोर्स की बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, ये पोस्टुलेट किया था। बट फ्राइडरिच वेलर डिस्प्रूव्ड दिस इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग द यूरिया फ्रॉम द अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट जो होता है ना, ये अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया का जो फॉर्मेशन किया, तो फ्रेडरिच वेलर जो थे उन्होंने इस पोस्टुलेट को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत वाइटल फोर्स की ज़रूरत होती है, तो ये हम लोग के माइंड में यही था। बट 1828 में ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जब अमोनियम साइनेट से यूरिया का फॉर्मेशन किया तो इन्होंने इस पोस्टुलेट को डिसप्रूव कर दिया, मतलब रॉन्ग साबित कर दिया, है ना। बट द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट for the carbide oxide of the carbon and carbonate and hydrogen carbonate salt continue be studied under the organic chemistry। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं एक्सेप्ट जो मतलब उसके कार्बन के कार्बाइड्स है ना, तो यहाँ पे कार्बाइड्स और कार्बन के ऑक्साइड और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इनको छोड़ करके कार्बन के जितने भी जो सॉल्ट होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया। बट द कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर द कार्बाइड ऑक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं एक्सेप्ट उसके कार्बाइड और ये उसके ऑक्साइड और कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको छोड़ करके बाकी सारे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है, ओके। अब हम आगे दिया गया है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, राइट। सो हमने पहले भी देखा है कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर हमने पहले वहाँ पे CH4 जो होता है उसका कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमने पहले वीडियो में देखा था। अनदर कंपाउंड फाउंड बिटवीन द कार्बन और हाइड्रोजन इज ईथेन। तो पहला जो कंपाउंड है मीथेन, अब दूसरा कंपाउंड है वो ईथेन, और ईथेन का जो फार्मूला होता है वो C2H6 होता है। इन ऑर्डर टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन
एटम्स टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के कंपाउंड्स मतलब पहले क्या था कि एक सिंगल एटम्स लिया कार्बन के, तो इसके चार मतलब मैक्सिमम 4 एटम्स अटैच हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट था, तो मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम्स कर दिया, चूँकि इसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो 4 हाइड्रोजन एटम अटैच हो गए। अब मान लो दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो मान लो 2 कार्बन का कंपाउंड देखते हैं। तो 2 कार्बन में वही बता रहा है कि जो पहला स्टेप होगा कार्बन के कंपाउंड्स पे अराइव होने के लिए, तो दोनों अगर 2 आइटम्स ले रहे हो तो पहले दोनों कार्बन के कंपाउंड को एक साथ अटैच कर दो। तो अटैच करने के बाद अब इसकी वैलेंसी कितनी बची है, राइट। इसमें अभी 6 जगह पे आइटम्स अटैच हो सकते हैं, 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ये एक बैलेंसी तो यहाँ से कंप्लीट हो गई, अब 6 बच रहा है। तो वही बोल रहा है कि पहले कार्बन कार्बन एटम्स को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं, देन यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग बैलेंसीज ऑफ द कार्बन। तो रिमेनिंग बैलेंसी 6 है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया, तो वही C2H6 जो है उसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, है ना, रिमेनिंग बैलेंसी ऑफ द कार्बन। तो फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन, इथेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से मतलब अराइव हुआ उसका स्टेप दिया। तो पहले कार्बन कार्बन जैसा यहाँ पे मैंने समझाया कि अगर कार्बन कार्बन स्टेप 1 में हमने लिख लिया। अब जब कार्बन कार्बन लिख लिया तो कार्बन एटम्स लिंक्ड टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब 3 बैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम्स रिमेन अनसेटिस्फाइड, तो जैसे यहाँ भी दिखाया था कि एक कार्बन एटम के 3 बैलेंसीज इधर अनसेटिस्फाइड थे और 3 बैलेंसीज इधर अनसेटिस्फाइड थे, और फिर उन तीनों अनसेटिस्फाइड बैलेंसीज पे हमने 3 हाइड्रोजन एटम्स को बॉन्ड कर दिया। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स इस कार्बन एटम के साथ लगा दिया और 3 कार्बन एटम इसके साथ लगा दिया, तो ये स्टेप 2 हो गया, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे मतलब कार्बन के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे वही बताया जा रहा है। तो फिगर ए और 4.6a और 4.6b में यही चीज़ बताया। तो यहाँ पे बी में क्या बता रहा है कि ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू द 3 हाइड्रोजन एटम, जैसा कि हमने अभी समझाया आपको। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन सोन इन द फिगर 4.6, तो फिगर 4.6 ये वाला है। तो पहले वाले में स्टेप 1 स्टेप 2 ये हो गया। अब जो ये वाला फिगर है इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो अब देखो कि 2 कार्बन कंपाउंड थे, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। फिर एक का 3 इलेक्ट्रॉन मतलब और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, राइट। तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम से, एक ये और एक ये इससे कनेक्ट हो गया, बॉन्ड हो गया, और 3 हाइड्रोजन एटम इसको भी चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, तो एक ये और एक ये हो गया, ओके। सो वही चीज़ बता रहा है। फिर आगे आप देखोगे कि जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा कार्बन का वो प्रोपेन होगा, राइट, व्हिच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H3। तो 2 कार्बन वाला हमने देख लिया, वो क्या था, इथेन था। पहला जो है एक कार्बन वाला क्या था, मीथेन था। 2 कार्बन वाला, एक कार्बन से मीथेन बना, राइट, CH4 मीथेन। 2 कार्बन लिया तो C2H6 बना। अब 3 कार्बन लिया तो वहाँ से C3H8 होगा। तो इसका भी स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉर्मेशन करेंगे तो पहले स्टेप में which has the molecular formula in the similar, you will see that the valencies of all the atoms are satisfied by the single bond between the same। तो अब इसमें अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी हम 3 कार्बन एटम पहले ले लेते हैं, सबको एक बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं। अब कार्बन की कितनी बैलेंसीज हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे 3 बैलेंसीज होंगी, राइट, क्योंकि एक तो इधर हो ही गया, इधर में एक इधर हो गया, तो इसकी 2 ही बची हैं। इसकी 4 है तो एक बॉन्ड इधर बन ही गया, तो 3 बॉन्ड और बनेगा। तो अब यहाँ पे कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही जगह पे है जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन जो रिमेनिंग पोजीशन थी वहाँ पे हाइड्रोजन हमने लगा दिया, है ना, बॉन्ड कर दिया। तो उस तरीके से ये C3H8 जो प्रोपेन होता है उसका फॉर्मेशन होगा, राइट। तो सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड द सेचुरेटेड कंपाउंड। तो हमने अभी पढ़ा था कि सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, उस कंपाउंड को हम सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन हैं ये सब सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, राइट। और दीज कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव। तो जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स नहीं होते हैं, ये आप माइंड में रखना, ओके। तो यहाँ पे
जो सेचुरेट हमने जो लिखा है ना, सेचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत रिएक्टिव नहीं होते हैं। However, another compound of the carbon and hydrogen has the formula of C2H4 and is called the ethene। तो कार्बन का अगर दूसरा कंपाउंड, तो दो कार्बन से तो हमने एक ये देखा था कि C2H6 तो बनता ही है कार्बन का कंपाउंड, बट एक और कंपाउंड होता है C2H4 जिसको कि एथीन कहते हैं। तो इसमें एथीन में क्या होता है, एथीन को अब हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपेक्टेड, इस मॉलिक्यूल को किस तरीके से शो करेंगे वो देखते हैं। तो भी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज अबव। तो इसमें भी हम सेम स्टेप ही लगते हैं। तो पहले स्टेप में हमने कार्बन कार्बन को अटैच कर दिया। अब 4 ही हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, चारों को कनेक्ट कर दिया। अब स्टिल आप देखोगे तो ये कार्बन से 3 ही बॉन्ड बनाना ना, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन इसको मिले हैं, तो अभी इसकी एक बैलेंसी बाकी है, एक इलेक्ट्रॉन्स और बाकी है। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी देखोगे, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी है और इसकी भी एक वैलेंसी बाकी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम्स रिमेन अनसेटिस्फाइड है, जो कि अभी हमने बताया कि यह हर एक कार्बन का एक एक वैलेंसी अभी बाकी है। दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ़ देयर इज अ डबल बॉन्ड। तो उसमें क्या होगा कि अब एक एक बैलेंसी मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो दोनों की बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके पास अभी एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक है, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेंगे, तो मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा राइट। तो उनकी जो बैलेंसीज होती हैं वो तभी सेटिस्फाइड होंगी जब उसमें उन के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा राइट, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में। क्योंकि एक एक जब पहले यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी दोनों की बैलेंसी कंप्लीट होने में राइट, एक एक अनकम्प्लीट बैलेंसी थी। 4 बैलेंसी होनी चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, बट 3 ही बॉन्ड बने थे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा तो सबकी बैलेंसी दोनों कार्बन एटम्स की कंप्लीट हो जाएगी। तो वही यहाँ पे बता रहा है। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे हम देखेंगे तो आगे ये भी दिया गया है कि द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द एथीन इज गिवन इन द फिगर 4.7। तो एथीन जो कि C2H4 होता है, अभी हमने पढ़ा, तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है वो दिखाया। तो जैसे यहाँ पे एक बन गया था, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये था और एक बॉन्ड ये, पहला जो स्टेप 2 में था तो इतने बॉन्ड बन गए थे। तो बट एक एक इलेक्ट्रॉन थे, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन खाली थे उन्होंने भी बॉन्ड बना करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया था। और ये हमने पहले वीडियो में ही बना था, पढ़ा था कि जब दो एटम्स के बीच में डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, दो इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा तो वहाँ से डबल बॉन्ड का होगा। अगर सिंगल पेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, डबल पेयर होगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज़ हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया था। एंड एट अनदर कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फार्मूला ऑफ C2H2। तो अभी हमने पहले से स्टार्टिंग किया था C2H6 से राइट। अब हम फिर आए, हम कार्बन के एटम्स तो 2 ही हैं बट हाइड्रोजन घटता जा रहा है, फिर C2H4 पे आए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक और कंपाउंड होता है जिसका कि फार्मूला C2H2 होता है। तो दो हाइड्रोजन के एटम घटते जा रहे हैं पहले से और एक एक बॉन्ड बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ पे सिंगल और डबल बॉन्ड थे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, अभी वो दिखाते हैं। तो जो C2H2 वाला जो केमिकल फार्मूला है कार्बन के कंपाउंड को, इसको हम एथाइन बोलते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने इथेन पढ़ा, एन राइट, यहाँ पे एन, पहले हमने इथेन पढ़ा, फिर हमने ये तो कॉमन है राइट, फिर हमने इन पढ़ा, एथीन पढ़ा, तो यहाँ पे इन आ गया, पहले एन था ये एन हुआ, फिर हमने इन पढ़ा, फिर अब हम जो कंपाउंड आ रहा है उसको एथाइन राइट, YNE। तो एथ तो वही है, अब आइन आ गया, 3 जो C2H2 है उसको आइन बोल रहे हैं। तो एन पढ़ा, इन पढ़ा, अब आइन पढ़ रहे हैं जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इन में डबल बॉन्ड रहेगा, एन में सिंगल ही बॉन्ड रहेगा और आइन जब भी बनेगा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये आप इतना याद कर लो या समझ लो इसको अच्छे से राइट। सो अब वही आगे पूछ रहा है कि क्या इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप एथाइन का ड्रॉ कर सकते हो। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बैलेंसेस सच कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन हैविंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन के ऐसे कंपाउंड, तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं तब हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, सो इसमें कार्बन के 2 ही एटम्स हैं तो यहाँ दोनों हमने रख लिया। ओके, और 2 ही हाइड्रोजन के एटम हैं तो
एक हाइड्रोजन का एटम्स इधर हमने अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन का एटम्स इधर अटैच कर दिया। तो अभी और एक एक इधर पहले ही कर दिया था। स्टेप 1 में कार्बन कार्बन और स्टेप 2 में 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितनी कितनी बैलेंसीज बची हैं, तो इसमें आप देखोगे तो अभी इसके पास भी अभी एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, राइट। 4 थे तो एक इधर शेयर हो गया तो ये बॉन्ड बना, इधर शेयर हुआ तो एक बॉन्ड ये बन गया। सिमिलरली इस कार्बन के लिए एक इधर ये शेयर हो गया, और हाइड्रोजन का तो मोनोवैलेंट होता तो ये भी हो गया। तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन ये भी आपस में शेयर हो करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से करेंगे, है ना। यहाँ पे ये एथीन का ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये जो फार्मूला है उस C2H2 का वो हो जाएगा, राइट। स्ट्रक्चर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो कार्बन के ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन एटम्स के बीच में, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कंपाउंड बोलते थे, हमने पहले भी पढ़ा था, राइट। तो अगर सिंगल ही बॉन्ड है कंपाउंड में तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, राइट। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सैचुरेशन अभी इसका नहीं आया, मतलब ये अभी इसकी संतुष्टि नहीं हुई है, तो फॉर्मेलिटी के लिए ट्रिपल और डबल बॉन्ड बना लिया। ज़रूरत पड़ेगी तो इसके पास अगर ये बॉन्ड टूट गया तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जा करके कहीं से भी किसी भी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड मतलब दूसरा बॉन्ड मतलब बना लेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ कोई भी बॉन्ड बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन चूँकि इसके पास बचे हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसीलिए रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू द सैचुरेटेड कंपाउंड, तो वही यहाँ पे बता रहा है। फिर आगे क्या है, चैन, ब्रांचेज एंड रिंग्स। कार्बन कंपाउंड के चैन, ब्रांचेज और रिंग्स जैसा हमने पढ़ा था कि उसका वर्सटाइल नेचर में जो होता था कि लॉन्ग चैन बनाता है या ब्रांच चैन बना देगा, ऐसे है ना, ये ब्रांच चैन हो गया, या रिंग का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है हेक्सागोनल रिंग बना दे ऐसे, ओके, समझ गए ना। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। इन द अर्लियर सेक्शन वही हमने बताया कि बी मेंशनड, ओके। सो आगे इसमें अगर देखते हैं तो चैन, ब्रांचेज और रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने इन द अर्लियर सेक्शन बी मेंशनड दैट द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, है ना। सो मीथेन CH4, इथेन मतलब C2H6 और प्रोपेन मतलब C3H8 कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम, राइट। तो एक कार्बन एटम था तो मीथेन में 1 था, इथेन में 2 था और प्रोपेन में 3 था। सच चैन ऑफ द कार्बन एटम्स कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम। तो ऐसे चैन जिसमें ये वाली जो चैन की बात कर रहे हैं मीथेन, इथेन और प्रोपेन, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड था, ये भी हमने देखा था, राइट। और इसमें मीथेन में 1 कार्बन एटम था और इथेन में 2 था और प्रोपेन में 3 कार्बन एटम था। तो इस तरीके से जो कार्बन की चैन है उसमें और सारे कार्बन एटम्स भी 4 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम ऐसे और भी आ सकते हैं। तो नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द 6 ऑफ दीज, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड से 6 एग्जाम्पल्स नीचे टेबल 4.2 में दिया गया है। तो एक चीज़ और आप याद रखना, तो सबसे जो प्राइम बेसिक है कि कितने कार्बन एटम्स है उसके बेसिस पे उसका नाम ड्राइव होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और रखना कि जैसे नेम पूछा जाए तो नेम मतलब जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये है, अगर केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो ये जो CH4, C2H6 ऐसे जो लिखते हैं वो केमिकल फार्मूला हो जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर पूछते हैं तो वो इस तरीके से हो जाए, तो केमिकल स्ट्रक्चर होगा। और डॉट स्ट्रक्चर जब बोलेंगे तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन से कैसे शेयरिंग बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर होकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वैसा स्ट्रक्चर दिखाना पड़े। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ दी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसको हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे और इसको मॉलिक्यूल्स का नाम बोलेंगे, और ये कार्बन एटम्स है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में 1 कार्बन रहेगा तो उसमें एक रहेगा मेथ वर्ड आ जाएगा, राइट। तो मेथ अगर है तो वो एक कार्बन कंपाउंड के 1 कार्बन एटम्स के लिए मेथ यूज करते हैं, और एन तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एन देखोगे आप सब में कॉमन है। तो जब एन आएगा किसी भी एक में तो उसका मतलब कि उस कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, है ना।
तो जैसा मैंने ऊपर भी बताया था, है ना। तो एक कार्बन कंपाउंड रहेगा तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन कंपाउंड रहेगा तो उसको एथ बोलते हैं, 3 कंपाउंड रहेगा तो उसको प्रोप बोलते हैं, और 4 रहेगा तो उसको ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूट। 5 रहेगा तो पेंट, है ना। और जिस 6 कार्बन कंपाउंड रहेगा तो उसको हेक्स बोलते हैं, है ना। ये आपको याद होना चाहिए, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। फिर 7, अगर 7 कंपाउंड रहेगा तो उसको हेप्ट बोलेंगे, और अगर 8 रहता है तो उसको ऑक्ट बोलेंगे, ये देखो ऑक्ट, और उसको हेप्ट। फिर 9 रहेगा तो उसको नोन बोलेंगे, और 10 रहेगा तो उसको डेक बोलते हैं। इस तरीके से और भी होता है 20 और भी मतलब होते हैं नॉमनक्लेचर, बट अभी के लिए हमें केवल 10 तक याद रहेगा तो हमें चलेगा इस क्लास के लिए, ओके। हायर स्टडीज़ में तो और याद रखना पड़ता है। तो अब देखोगे आप, इसमें 6 ही दिया है, बट मैंने आपको 10 तक बता दिया किसको क्या बोलते हैं। फिर आप सबका फार्मूला देखोगे तो इसका जो फार्मूला होता है CH4 C2H6 C3H8 C4H8, तो ये फार्मूला भी याद रखने का, कार्बन कंपाउंड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसका भी एक फार्मूला मतलब एक जनरल फार्मूला होता है, वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। तो जैसे कार्बन के अगर n एटम्स हैं, तो अगर n वाला कंपाउंड है तो उसके 2n+2 एटम्स होंगे, राइट। तो अगर कार्बन के n एटम्स है तो हाइड्रोजन के उसकी बैलेंसी, कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन के 2n+2 एटम्स होंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लो हम 4 लेते हैं, तो कार्बन के 4 लिया, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, 2 × 4 तो 8 + 2 तो 10 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 लिया। अगर कार्बन 5 ले रहे हैं तो यहाँ पे 5 लिखा, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, तो 5 × 2 मतलब 10, और +2 12, यहाँ पे 12 आ गया, ओके। तो उसका लिखने का ये जो फार्मूला होता है, मतलब n वाले का, n के लिए CnH2n+2 ऐसा फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला कार्बन के कंपाउंड को लिखने के लिए। और जो उसके स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो स्ट्रक्चर बनाने का भी वही सिंपल ही तरीका होता है, एक ही जो मैंने आपको बताया था कि एक लिया, उसके बैलेंसेज को लिखा तो 4 बाकी थे तो 4 हाइड्रोजन आइटम्स को कनेक्ट कर दिया। फिर 2 लिया तो जितने बचे हैं तो उस पर हाइड्रोजन आइटम्स लगा दिया। 3 लिया तो पहले तीनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड से हमने कर दिया। फिर जो जहाँ जहाँ जो बचा था 4 बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आइटम्स बॉन्ड हो सकते थे वहाँ पे हमने बॉन्ड कर दिया। फिर अगर अब इसी तरीके से हेक्स तक, हेप्ट तक लोगे तो जैसे मान लो इसके लिए एग्जांपल करते तो 6 कार्बन लिया, 1 2 3 4 5 6, पहले आपस में सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब हर एक कार्बन आइटम्स पे जितनी बैलेंसीज बाकी हैं, क्योंकि ये यहाँ पे तो कनेक्ट हो गया था तो यहाँ पे 3 बाकी थी तो यहाँ 3 हाइड्रोजन आइटम्स लगा दिया। फिर इधर आओगे तो एक इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, तो 2 ही बैलेंसी बाकी थी तो 2 जगह 2 हाइड्रोजन लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ही बाकी थी तो 2 लगाया। तो रिमेनिंग जितने भी बैलेंसीज हर एक कार्बन आइटम से बाकी रहते हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हो गया इसका का, है ना। फिर आगे आप बढ़ोगे तो आगे दिया गया बट लेटेस्ट टेक अनदर लुक एट द ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अगर देखें तो ब्यूटेन मतलब क्या हमने पढ़ा था, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला कंपाउंड, एन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड, और ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन आइटम्स वी सी द 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो अगर 4 कार्बन वाला कंपाउंड लेते हैं तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 2 स्केलेटन बन सकता है। एक है कि लीनियर चेन मतलब सब एक साथ लाइन से कनेक्टेड हो, और दूसरा है कि ब्रांच चैन। ब्रांच चैन मतलब आप देखो कि पहले वाले में ये था, अभी एक यहाँ पे एक कार्बन आइटम्स यहाँ पे लगा दिया, पहले यहाँ पे लाइन से ही थे बट यहाँ पे अभी यहाँ पे लगा दिया। तो इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी तो कार्बन मतलब ये भी तो बन ही सकता है ना, कार्बन कार्बन के साथ हो सकता है, यहाँ लगाने के बाद यहाँ भी कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। तो इस तरीके से ब्रांच्ड और लीनियर चैन का फॉर्मेशन होता है। तो 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन यहाँ से बनते हैं। तो अब हर एक कार्बन की जो रिमेनिंग बैलेंसीज होती है उसको जब आप फिल करोगे हाइड्रोजन के साथ तो उस तरीके से ये 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। पहला कि जिसमें सारे कार्बन एक लाइन में अटैच हों, और दूसरा जिसमें एक कार्बन एटम मतलब ब्रांच में मतलब एक ही लाइन में ना हो करके दूसरे तरीके से अटैच है। तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो ब्यूटेन के केस में हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़ा था, 2 स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, ओके। तो यहाँ पे वही बताया है, ओके। फिर वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर हैव द फार्मूला CH4। तो दोनों का केमिकल फार्मूला अगर देखोगे
तो दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, राइट। हमने बताया कि फार्मूला दोनों का सेम है, हर एक, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। सच कंपाउंड विद आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आप याद रखना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिनका कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, हमने बताया ना कि इसको क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला क्या कहते हैं, सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। सो इन एडिशन टू द स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन, तो एक स्ट्रेट था हमने पढ़ा और एक ब्रांच्ड कार्बन चेन, राइट। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक का नाम ही क्या था, एक मतलब ब्रांच, रिंग एंड रिंग, यही तो टॉपिक का नाम था ना। यहाँ पे आप देखोगे तो टॉपिक का नाम क्या था, ब्रांच्ड, चैन और रिंग। तो हमने देखा ब्यूटेन के केस में ये है ना, चैन, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो हमने चैन के बारे में पढ़ लिया और ब्रांचेज के बारे में, राइट। तो अगर लाइन में, एक ही लाइन में सारे कार्बन आइटम हैं तो वो चैन बनी, और अगर ऐसे ब्रांच निकल गई, जैसे दूसरी मतलब पेड़ होता है ना, पेड़ में भी ऐसे एक ब्रांच निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, शाखा निकल गई। तो अगर ऐसे का दूसरा शाखा निकल रहा है एक लाइन से, मतलब लाइन में एक दूसरी शाखा निकल रही, तो ये ब्रांच्ड कंपाउंड हो गया, ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड हो गया। तो हमने स्ट्रेट पढ़ लिया, ब्रांच्ड कार्बन चैन पढ़ लिया। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन के कंपाउंड जो कि रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो जैसे साइक्लोहेक्सेन, जिसका कि फार्मूला C6H12 है। तो साइक्लोहेक्सेन का अगर आप देखोगे तो जो कार्बन कार्बन का अरेंजमेंट होता है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐसे होता है। तो जब अगर आप इसका स्टेप 1 के तरीके से मतलब जैसा कि हमने बताया था ना कि किसी भी मॉलिकुलर फार्मूला का जब मतलब स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना हो तो पहले जितने कार्बन आइटम हैं सबको सिंगल फॉर्म में कर देंगे, और रिंग है तो इसमें रिंग फॉर्म में हमें सारे 6 कार्बन कर दिया। अब सबकी बैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, तो 12 हाइड्रोजन थे, तो हर एक कार्बन पे हमने 2-2 हाइड्रोजन, आप देखोगे हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन लगा दिया था। 6 कार्बन थे, 12 हाइड्रोजन थे, तो हर एक कार्बन के कैटेगरी में इक्वली हमने 2-2 हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन अब तब भी देखोगे कि अगर 2-2 हाइड्रोजन लगाने से 3 ही बॉन्ड बन रहा था, राइट। हर एक कार्बन पे 3 ही बॉन्ड बनता, किसी भी कोई भी कार्बन ऐसा नहीं था, हाँ नहीं, ये वाला और ये वाला जो कार्बन था इसकी बैलेंसी तो कंप्लीट हो जाती, बट यहाँ पे जो ये वाला कार्बन था और ये वाला और ये वाला और ये वाले कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होती। तो ये कार्बन क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसका ये कार्बन स्केलेटन है फिगर ए में, और फिगर बी में जो है वो कंप्लीट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। तो ये ड्रॉ हो गया। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। तो आप ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हो, तो आई विल एक्सप्लेन इट। बट यहाँ पे आप समझो तो समझ सकते हो, राइट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इधर भी हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसे यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। वो सिंपल है, आप ट्राई करना ड्रॉ करने का, आप कर सकते हो। ओके, सो स्ट्रेट चैन, ब्रांच्ड, मतलब स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन और साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स हमने देखा कि ऑल मे बी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। तो कोई भी मतलब अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि स्ट्रेट चैन है तो वो सेचुरेटेड ही रहेगा, कि उसमें सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अगर रिंग है मतलब साइक्लिक कार्बन कंपाउंड है तो वो सेचुरेटेड रहेगा, अनसेचुरेटेड रहेगा। ये सब हम मतलब कोई भी आप 3 तरीके का हमने पढ़ा ना, कि एक स्ट्रेट, ब्रांच और जो साइक्लिक है या रिंग, इसमें से जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो आइदर दे विल बी सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, राइट। तो या तो वो सेचुरेटेड होंगे या तो अनसेचुरेटेड होंगे। बट डायरेक्ट हम ऐसे नहीं बोल सकते कि अगर हम एक टाइप का ब्रांच है तो वो अनसेचुरेटेड रहेगा या स्ट्रेट है तो वो सेचुरेटेड रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो वो मतलब सेचुरेटेड भी हो सकता है, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। तो बेंजीन, जिसका कि जो केमिकल मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, उसका फॉलोइंग स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो इसमें बेंजीन में आप देखोगे तो इसमें भी
पहले इसका अगर ड्रॉ करने का स्टेप बाय स्टेप देखें तो हमें 6 कार्बन आइटम है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, राइट। तो ये 6 कार्बन को हमने स्टेप 1 के हिसाब से कंप्लीट कर लिया। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एक ही कहेंगे, तो हर एक को हमने एक एक हाइड्रोजन दे दिया, है ना। हर एक कार्बन आइटम को इक्वली हाइड्रोजन भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबको इक्वल मिलेगा, है ना। तो सबको एक एक हाइड्रोजन मिल गया। अब इसको देखोगे, इसके भी बैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, इसकी भी अनसेटिस्फाइड, इसकी भी अनसेटिस्फाइड। तो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाइड होने के सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबके पास देखोगे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो कोई भी एक मतलब कोई भी ऐसे पेयर में देखोगे तो ये दोनों या ये दोनों ऐसे मिलकर कोई भी बॉन्ड का बना सकते हैं। तो फॉर ये इस केस में अगर देखते हैं तो ये दोनों कंपाउंड मान लो ये बना लिया, अब इसने एक कंपाउंड बना लिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो वही डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। फिर ये दोनों कार्बन आइटम्स मिल करके ये भी एक बॉन्ड बना लेंगे, तो वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। फिर ये जो रिमेनिंग 2 आइटम्स हैं ये भी कार्बन के, ये भी मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, तो वो बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये बेंजीन का फॉर्मो मतलब हो गया, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेंजीन का इस तरीके से बना। ओके, सो बेंजीन पढ़ लिया हमने, साइक्लोहेक्सेन पढ़ लिया, है ना। तो ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे बेंजीन हुआ तो C6H6 है, कभी कभी एग्जाम में ये भी सब पूछ सकता है। तो ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन और कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के वो कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एमंग दीज द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और कॉल्ड द एल्कोहल। तो जो सेचुरेटेड हमने पढ़ा, तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो मतलब जो सेचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब कि उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेंगे उनको हम एल्केन बोलते हैं। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जिसमें कि अनसेचुरेटेड का मतलब हो गया कि उसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब एक से ज़्यादा अनसेचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट। तो अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और जिसमें केवल डबल बॉन्ड है, राइट, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड है, तो उसको हम एल्कीन बोलेंगे। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन्स होगा, मतलब एन्स आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको एल्केन्स, राइट, एल्केन्स, देन एल्कीन्स और फिर एल्काइंस, राइट। तो हमने यही बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो ईन्स आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, ये हमने पहले भी बताया, राइट। तो ऐसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड हो, मतलब सारे सेचुरेटेड अगर बोल दिया तो मतलब उसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, राइट, तो उसको हम एल्केन बोलेंगे। अगर अनसेचुरेटेड है तो वो डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। तो अगर ऐसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल डबल बॉन्ड या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एल्कीन्स बोलेंगे, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड एक या एक से अधिक हो तो उसको हम एल्काइंस बोलेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको एल्काइंस बोलेंगे, डबल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनको एल्कीन बोलेंगे, और जो सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होंगे या जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उनको एल्केन बोलते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके। और हाइड्रोकार्बन मतलब जब भी बोलेंगे तो मतलब कार्बन का वो कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं रहेगा, तो वो हाइड्रोकार्बन रहेंगे, ओके। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो HC अगर हाइड्रोकार्बन लिखते हैं तो हाइड्रोकार्बन में एक हो सकता है सेचुरेटेड और एक हो सकता है अनसेचुरेटेड, राइट। ये अनसेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड में मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल्केन्स बोलेंगे। अनसेचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन्स बोलेंगे, राइट। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है तो उसको एल्काइंस बोलेंगे। तो एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस आ जाएगा, डबल बॉन्ड वाले को इन्स बोलेंगे, और अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एन आएगा, राइट। तो ये आपका कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन है वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे दिया गया है कि विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन सीम्स टू बी ए वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है तो इसमें मतलब बहुत फ्रेंडली एलिमेंट लगता है, इस तरीके से पता चलता है। तो सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट द कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बन और हाइड्रोजन ओनली। तो अभी तक हमने जितने भी कार्बन कंपाउंड पढ़ा उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, बट कार्बन जो होता है अदर एलिमेंट के साथ भी
क्या कहते हैं कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो वो एलिमेंट्स हेलोजेंस हो सकते हैं जिसमें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो इस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम हेलोजेंस बोलते हैं, है ना। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इनके साथ भी कार्बन जो होता है वो कंपाउंड बनाता है। तो इन हाइड्रोकार्बन चैन वन आर मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो जो हमने हाइड्रोकार्बन में देखा था बहुत सारे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होते थे, तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन जो होता है इन सारे नाइट्रोजन से या सल्फर से या ऑक्सीजन से या किसी एक हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे रिप्लेस होकर के अदर कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करवाता है। तो कैन बी रिप्लेस बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट द बैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स रिमेन सेटिस्फाइड। तो जैसे अब अगर देखोगे कि अगर ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी बैलेंसी भी एक एक होती है, तो जब ये रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। बट ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो जब भी ऑक्सीजन किसी भी कार्बन के हाइड्रोकार्बन में जाएगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से, तो वो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। नाइट्रोजन जाएगा तो वो 3 को करेगा। उसी तरीके से सल्फ़र जाएगा तो सल्फ़र का कितना होता है, सल्फ़र का जस्ट अ मिनट, सल्फ़र का 4 होता है, राइट, आई थिंक। सो सल्फ़र का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 6 आएगा, राइट। तो बायोलॉजिक अगर देखें तो इसका 2 भी आएगा, बट कार्बन जो होता है 2, 4 और 6 तीनों वैलेंसीज को शो करता है, राइट, अलग अलग फॉर्म में। तो 2 भी हो सकता है। तो जब भी सल्फ़र जाएगा हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स को ये रिप्लेस करेगा। तो ऑक्सीजन और सल्फ़र 2, नाइट्रोजन 3, और अगर हेलोजेंस जाते हैं तो एक एक कार्बन को रिप्लेस करेंगे। सो compounds, the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatoms. In such a compound the element replacing the hydrogen is referred to the heteroatoms. तो हेट्रो इसको जो ये सारे अगर एटम्स जा करके या कोई भी एलिमेंट जा करके हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेगा तो इसको हम हेट्रो एटम्स बोलेंगे, राइट। अगर हाइड्रोजन जा रहा है तो वो भी हेट्रो एटम्स रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हेट्रो एटम्स कहलाएंगे। दीज हेट्रो एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज सीन इन द टेबल 4.3। तो जो हेट्रो एटम्स होते हैं हो सकता है कि ऐसा हो कि मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक साथ हो या ऑक्सीजन, सल्फ़र एक साथ हो, तो ये ग्रुप में भी प्रेजेंट होते हैं हेट्रो एटम्स। वही ये टेबल 4.3 में दिखाया गया है। तो जो इनका ग्रुप बनता है तो उसी को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो जी आगे पहले हम टेबल को या तो स्टडी कर लेते हैं कि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर हम टेबल को देखेंगे, राइट। तो दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दो कंपाउंड। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में ये हेट्रो एटम्स जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वो कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज उसमें इम्पार्ट हो जाती। पहले कुछ हाइड्रोकार्बन था तो उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी थी, राइट। बट जब ये हेट्रो एटम्स जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कंपाउंड का जो फॉर्मेशन करेंगे तो उससे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है और एक नई प्रॉपर्टीज़ को वो उसमें वो देते हैं। और रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड द नेचर ऑफ द कार्बन चेन हैंस दीज आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। तो चूँकि ये हेट्रो एटम्स जो हैं वो जा करके जो चैन होती है, राइट, तो चैन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब जैसे C4 और H10 ले लिया, अब इसमें मान लो जा करके एक ही हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन एटम को करेंगे तो इसका जो कार्बन का चैन है वैसे ही रहेगा। बट जो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हुए जो फार्मूला बनेगा तो उससे क्या होगा कि इस कंपाउंड की जो फंक्शनैलिटी होती है वो फंक्शनैलिटी ही जाके चेंज हो जाती है। इसीलिए इन कंपाउंड इसीलिए जो होता है इनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि ये जाकर जब ये फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जब उसमें जाके अटैच हो जाते हैं ये फंक्शनल ग्रुप तो उस हाइड्रोकार्बन की फंक्शनैलिटी ही बदल जाती है, राइट। तो इस हेट्रो एटम्स के जो ग्रुप होते हैं जो कि जा कर के उस ओरिजिनल जो कंपाउंड था कार्बन के उसकी फंक्शनैलिटी को अगर चेंज कर देते हैं तो इसीलिए इनको हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन द टेबल 4.3। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि इस टेबल में दिया गया, तो उसको अभी हम देखते हैं। फ्री वैलेंसी आर द वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन बाय द सिंगल लाइन। सो जो फ्री वैलेंसीज होती हैं हर एक फंक्शनल ग्रुप में वो एक सिंगल लाइन के द्वारा
यहाँ पे दिखाई गई हैं। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी। तो जब ये फंक्शनल ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब जाके किसी भी कार्बन चेन से अटैच होगा तो ये उसी वैलेंसी के थ्रू ही अटैच होगा, राइट। अगर एक एक वैलेंसी, एक एक चेन दिया गया है, एक एक मतलब वैलेंसी अगर शो की गई है तो एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जाके हाइड्रोकार्बन के चेन में ये अटैच हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो फंक्शनल ग्रुप जो देखें तो जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, मैंने बताया कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है ये हैलोजेंस होते हैं। तो जब ये एल्केन में जा कर के इसको क्या, क्लोरीन ब्रोमीन हैलोजेंस होते हैं तो इसको हैलो बोलते हैं, राइट। तो जब जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरो और ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोलेंगे। और जब ये एल्केन में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे इसकी जो बैलेंसी है वो यहाँ पे दिखाएगा, क्लोरीन की बैलेंसी एक ही है तो मतलब ये जाके एक बॉन्ड कहीं से बनाएगा, ब्रोमीन की भी एक दिखाया है। अगर दो बनाता तो मतलब दो बॉन्ड वहाँ पे जाके बनाता है। तो सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो एल्केन में जब जाएंगे तो एक एक हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके ये ज्वाइन हो जाएंगे, तो उससे उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो जाएगी जो ओरिजिनल कंपाउंड रहेगा। फिर अगर ऑक्सीजन हेट्रो एटम्स लेते हैं तो पहले हमने हेट्रो एटम्स देखा था, तो पहले हेलोजन बताया था ना, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर अगर ऑक्सीजन अगर हेट्रो एटम्स की तरीके से लेते हैं तो उससे जो होता है 4 तरीके के हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अगर क्लोरीन, ब्रोमीन लिया तो वहाँ से हेलो क्लास ऑफ द कंपाउंड बनेंगे, जैसे क्लोरो या ब्रोमो, है ना, वो तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन हेट्रो एटम्स लेते हैं तो उससे 4 क्लास के कंपाउंड बनते हैं। तो पहला क्लास होता है एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, और फिर कीटोन, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 कैटेगरी के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। सो अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बेसिकली बोलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला बॉन्ड OH होता है। तो बॉन्ड OH लगेगा तो मतलब वो एल्कोहल हो गया। फिर अगर C मतलब कार्बन एटम्स का एक बॉन्ड और इधर HO रहे तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना हो तो CHO रहेगा। तो CHO को अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है CHO का ये होता है। तो एक कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के थ्रू एक ऑक्सीजन एटम से कनेक्ट होगा। और फिर कीटोन में क्या होगा, कीटोन में इसको CO बोलते हैं इस तरीके से, राइट। तो CO में आप देखोगे 2 बैलेंसीज कार्बन की खाली हैं, तो ये जब भी जाएगा तो ये कार्बन चेन में 2 जगह से ये कनेक्ट होगा, ये दोनों बैलेंस के थ्रू कनेक्ट होगा। यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्शन होगा, यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्शन होगा, यहाँ पे इसके थ्रू, यहाँ पे इसके थ्रू। बट यहाँ पे हमारा जब भी ये कार्बन चेन में जाएगा तो इधर उधर दोनों से कनेक्शन होगा, तो इसको CO बोलेंगे। फिर एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको COOH ऐसे बोलते हैं। तो COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, CHO एल्डिहाइड हुआ, और ये कीटोन हुआ, और ये एल्कोहल हुआ, ओके। सो ये हो गया टेबल 4 पॉइंट, कौन सा टेबल दिया गया था, टेबल 4.3। हमने ये चीज़ समझ लिया, फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझ लिया। अब फंक्शनल ग्रुप से बाद में होमोलॉगस सीरीज आती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो अगर होमोलॉगस सीरीज की बात करें सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा होमोलॉगस सीरीज है। सो आई थिंक ये वीडियो अभी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आई थिंक ये होमोलॉगस सीरीज जो है हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहिए। तो हमने आज फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है, और फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या फार्मूला होता है वो पढ़ लिया है, और उसका नाम क्या होता है वो पढ़ लिया है ना। हेट्रो एटम्स ये सब के बारे में पढ़ा है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों चीज़ों को समझ लिया कि एल्केन सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं, इंस मतलब डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और आइंस जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ लिया। फिर बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन ये सब पढ़ा, रिंग और चैन और क्या कहते हैं ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा, तो ये सब चीज़ें पढ़ लिया, राइट। तो जो होमोलॉगस सीरीज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे, क्योंकि अभी अगर मतलब अभी पढ़ते हैं तो जल्दी में कवर करेंगे, क्योंकि जो वीडियो को छोटा करने के लिए तो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, ओके। सो ये हो गया, इस वीडियो में इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम होमोलॉगस सीरीज को पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल, ओके, थैंक यू वेरी मच।